गांव सरकार की 136वीं कड़ी में मैं आपसे आज बातचीत कर रहा हूँ और यहाँ से एक विषय थोड़ा सा परिवर्तन हो रहा है। अभी तक गांव सरकार की कुछ कड़ियों में मैंने आपसे गांव हत्या के बारे में बात किया था और गांव हत्या के संदर्भ में लगभग 9 कड़ी मैंने आपसे चर्चा की थी उस श्रृंखला में, और जिसमें हमने ये बताने की कोशिश की थी कि गांव का जो अवधारणा है वो आधारित है 4-5 चीज़ों पर, जिसमें कि मुख्यतः ये है कि प्राकृतिक संसाधन, गांव के उद्यम या उद्यमिता कहिए, गांव के आपस में सद्भावना, और ये भी मैंने कहा था कि गांव की जो परंपराएं हैं और गांव की जो संस्कृति है वो धीरे धीरे उसका विनाश किया गया, और उसके विनाश होने से गांव के जो स्वरूप है, गांव की जो अवधारणा है जिसके आधार पर गांव विकसित हुआ है वो एक तरह से समाप्त हो रहा है, बल्कि उसका हत्या की जा रही है। और वो हत्या का परिणाम ये होगा कि गांव जो है एक तरह से गांव तो रह नहीं जाएंगे, बस्ती रहेगी, लेकिन वो शहरी पूंछ का बन के रह जाएंगे। शहर के थोड़े मोड़े बहुत विकास जो हैं गांव तक पहुंच जाएंगे और गांव वाले थोड़े मोड़े विकास से खुश हो जाएंगे, तो न शहर तो बन नहीं पाएंगे, तो न शहर बन पाएंगे, गांव के रूप में मिट जाएंगे और शहरी पूंछ बन के रह जाएंगे। ये मैंने चर्चा की थी। अब आज से हम शुरू कर रहे हैं कि गांव की लूट, और ये भी ऐसा विषय है जैसे कि मैं बताना चाहूँगा कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जो सरकार ने गांव के विकास की जिम्मेदारी ले ली है और जो 75 सालों से देश का विकास सरकार कर रही है, उसी के संदर्भ में मैं बात करूंगा कि किस तरह से ये विकास नहीं है बल्कि किसी न किसी रूप से गांव के लूटने का निरंतर प्रयास है। और गांव को लूटने का मतलब जो सरकारी पैसा है जो गांव के विकास के नाम पर जा रहा है, उसको गांव के नाम पर तो आप पैसा ले रहे हैं, जब भेजने का दावा करते हैं और उससे विकास करने का दावा करते हैं, लेकिन वास्तव में उसके पीछे नेताओं का और अफसरों का उस पैसे की लूटने की मनोवृत्ति होती है। और किस तरह से गांव को लूटा जा रहा है ये जब आप सुनेंगे तो इसमें आपको आश्चर्यचकित होगा, क्योंकि ये सारी बातें आप जानते नहीं, आप इन चीज़ों के अनभिज्ञ हैं, और चूँकि अनभिज्ञ हैं इसलिए इस लूट को भी आप समझ नहीं सकते हैं। और आप जानते हैं कि जैसे जैसे एक विकास का एक नियम है कि जैसे जैसे विकास होता है उस विकास में एक जटिल प्रक्रिया बनती जाती है, और जटिल प्रक्रिया एक ऐसी होती है कि जिसमें कि कम से कम गांव के लोग तो जटिल प्रक्रिया को समझ नहीं सकते हैं, और चूंकि वो जटिल प्रक्रिया विकास का जो करने का तरीका है उस जटिल प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, और चूंकि जटिल प्रक्रिया के बारे में नहीं जानते हैं आप, तो इसलिए आप वो समझते हैं कि हमसे क्या मतलब है। और उस जटिल प्रक्रिया को जिन लोगों ने बनाया और जिन लोगों ने समझा, उस जटिल प्रक्रिया से उस विकास के लिए जो पैसा आता है बड़े आसानी से वो लूट लेते हैं और किसी को कानो कान खबर नहीं मिलती है। वही गांव में हो रहा है। अब ये जो विकास, इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब तक इन विकास की प्रक्रिया में सरकार को, प्रदेश सरकार को या केंद्र सरकार को बाहर नहीं करेंगे और विकास की पूरी की पूरी प्रक्रिया गांव वाले अपने हाथों में नहीं लेंगे, तब तक उनका गांव लुटता रहेगा। और ये सिर्फ एक ही चीज़ हो सकता है, और वो है गांव सरकार। जब गांव सरकार बनेगी तभी ये इन लूटोरों से आपको मुक्ति मिलेगी, अन्यथा लूटते चले जाएंगे और आप कंगाल होते जाएंगे, और आपका बस एक ही दो ही चीज़ पर आपका भरोसा है, फिर आपका भाग्य, और उसके बाद भाग्य से भी कुछ नहीं हुआ तो किसी तरह गांव छोड़ के शहर में आके छोटी मोटी जीविकोपार्जन करके अपने बाल बच्चों को किसी तरह से पेट भरने की ज़िंदगी पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ बीतती चली जाएंगी। तो आज हम इसी संदर्भ में कि गांव के लूट का शुरुआत करेंगे, और इसमें भी कुछ कड़ियों में मैं बात करूंगा, एक ही कड़ी में तो ख़त्म नहीं हो सकता। मैं जैसे हम जो सरकारी योजनाएं हैं जो गांव के लिए बनी हैं वो विभिन्न लोगों के लिए बनी है, जैसे महिलाओं के लिए बनी है, युवाओं के लिए बनी है, सरकारी योजनाएं अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए बनी है, गरीबों के लिए बनी है, विभिन्न इस प्रकार के तमाम योजनाएं बनी हैं जो विभिन्न वर्ग के लोग जो गांव में रहते हैं उनके लिए बनी है। और अंत में मैं उनके बारे में एक एक करके बात करूँगा, और अंत में जो पूरे गांव के विकास के लिए जो योजना बनी है, कितनी योजनाएं बनी हैं उनके बारे में पता लगेगा।
और मैं समझता हूँ कि जब आप सब बातें सुन लेंगे तो अपने आप समझ जाएंगे कि किस तरह से गांव की लूट हो रही है। तो चलिए आज हम गांव की लूट की पहली कड़ी में हम बातचीत करेंगे। पहली कड़ी गांव की लूट की। तो पहली कड़ी में हम महिलाओं के लिए जो कार्यक्रम है उनके बारे में बात करेंगे कि महिलाओं के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की क्या क्या योजनाएं हैं और जिनको गांव के लिए लागू किया गया। अब ये पूरी योजनाओं के बारे में मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। देखिए, इन योजनाओं के बारे में बिल्कुल मैं जानता हूँ कि किसी को पता नहीं है। 2-4 योजनाओं के बारे में पता है और उसी पे आप उन्हीं के इर्द गिर्द घूम के अपनी ज़िंदगी को समझ लेते हैं कि बस यही हमारी ज़िंदगी है। अब मैं इन योजनाओं के बारे में तो आप अचंभित हो जाएंगे, कितनी योजनाएं हैं, इतनी योजनाएं कि आप गिन नहीं सकते। मैं कह रहा हूँ, फिर दोबारा कह रहा हूँ कि इतनी योजनाएं केंद्र सरकार की मिला के हैं कि आप गिन नहीं सकते हैं और याद करने की तो बात ही चली। इतनी योजनाएं हैं और इन योजनाओं के माध्यम से ये अपेक्षा ये की जाती है, अगर ये सारी योजनाओं को मैं बताऊँगा, अगर ये योजनाएँ लागू कर दी जाएँ तो इतनी योजनाएं तो मैं समझता हूँ कि स्वर्ग में भी अगर आप बैठे हो तो इतनी योजनाएं लागू नहीं होगी। इतनी योजनाएं महिलाओं के लिए। तो पहले महिलाओं के बाद एक एक करके हम बताएंगे। तो अब इतनी योजनाएं अगर गांव में लागू कर दी जाए तो हमारे देश की महिलाएं के पास कोई अभाव, कोई चिंता, किसी प्रकार की परेशानी को उनको कभी सोचना ही नहीं पड़ेगा। लगेगा कि भारत जैसा सुखी देश क्या है, भारत तो मेरा अपना स्वर्ग बन चुका है। लेकिन जब आप सुनेंगे तो इसके बारे में न आपको लगेगा कि भारत जैसा नरक कोई देश नहीं होगा जब इन योजनाओं के बारे में आप सुनेंगे। और इसके बाद में ये योजनाओं के बारे में बताने के बाद आपसे मैं पूछूंगा कि क्या आप इन योजनाओं के बारे में जानते हैं, क्या आप इन योजनाओं का लाभ आपको मिला है। तब मैं आपसे पूछूंगा, तब आप समझ जाएंगे कि किस तरह से आपको लूटा जाता है। और एक बात और बता दूं, ये जो योजनाएं हैं ना, ये आपको नाम सुनेंगे बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन ये योजनाएं जैसे किस तरह पर ये भारत सरकार की, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं वो ये समझ लीजिए जड़ी बूटी जानते हैं हम, जड़ी बूटियों की तरह है। जड़ी बूटी का मतलब ये है कि कोई नहीं जानता है कि जड़ी बूटी, नाम जानते हैं जड़ी बूटी है, लेकिन जड़ी बूटी कहाँ मिलेगी, कहाँ कैसे मिलेगी, कैसे उसको लाया जाएगा, कैसे उसको उपयोगी बनाया जाएगा, क्या किया जाएगा तो उससे बीमारी दूर हो, जिस तरह का वो उसमें और चीज़ें मिला के उसे एक दवा के रूप में प्रयोग किया जाएगा, कुछ भी नहीं जानते हैं। और इसलिए जड़ी बूटी खान है भारत, लेकिन जड़ी बूटी के बारे में किसी को खोजने निकले तो कुछ पता नहीं लगता। बिल्कुल भारत हमारे देश की जो योजनाएं हैं, सरकार की योजनाएं हैं गांव के मामले में बिल्कुल जड़ी बूटी की तरह, किसी को कुछ पता नहीं है कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, किस तरह से मिलेगा, कैसे लाभ मिलेगा, ये सब किसी को नहीं पता है। तो इसलिए, लेकिन जैसे जड़ी बूटी का होता है कि जो बड़ी बड़ी दवाई कंपनियां हैं उसको खोज लेती हैं और खोज के उसे मामूली 2 पैसे की जड़ी बूटी को 200-500 में आपको दवा किसी तरह से कुछ बना के पाउडर लगा के बेचती हैं और आपको लूटती हैं। उसी तरह से ये जो योजनाएं हैं वो योजनाओं का भी यही हाल है कि आपके अफसर और नेता उनके फाइलों में योजनाएं जानकारी है, वही जानकारी निकालते हैं और उससे वो करोड़ों अरबों अपना कमा रहे हैं। लेकिन महल में रह रहे हैं, कोठियों में रह रहे हैं, शहरों में रह रहे हैं और आप दिन भर दिन दलित होते चले जा रहे हैं। तो अब मैं एक एक योजनाओं के बारे में बताऊंगा। थोड़ी सूची लंबी है लेकिन इत्मीनान से इसको आप सुनिए। मैं भी नहीं याद कर सकता हूँ, मुझे तो पढ़ के ही बताना पड़ेगा। लेकिन मैं एक बार चाहता हूँ कि आप इन योजनाओं के बारे में जान लें कि आपके गाँव में कितनी योजनाएं हैं, यानी कि कितनी जड़ी बूटियां हैं। जिन जड़ी बूटियों के बारे में आपको कुछ नहीं पता तो उसका फ़ायदा क्या होगा, ये समझ लीजिए। योजनाएं आपकी जड़ी बूटी है, क्या फ़ायदा होगा आप देख लीजिए। अब मैं केंद्र सरकार की योजना के बारे में चर्चा करूँगा। केंद्र सरकार की योजनाएं देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। देखिए, हम योजनाओं के विस्तार में नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत फिर समय लग जाएगा, केवल उनका जिक्र करते हैं, एक आध शब्दों में बता देंगे ये क्या है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये है कि जो बच्चियों का गर्भपात हो रहा है उसको रोकने के लिए सुकन्या समृद्धि योजना, ये महिलाओं का खाता खोलने की योजना है। बालिका समृद्धि योजना, ये सब केंद्र की योजनाएं हैं जिसमें कि बालिका के किसी पुत्री पैदा होने के लिए उसको माँ को कुछ पैसा दिया जाता है कि अपना देख रेख करें। फिर CBSE उड़ान योजना है। फिर माध्यमिक शिक्षा के लिए लड़कियों को प्रोत्साहन देने की योजना है कि लड़कियां माध्यमिक शिक्षा पढ़ें, उसके लिए उनको प्रोत्साहन धनराशि दी जाती है।
फिर धन लक्ष्मी योजना है, फिर सुरक्षित मातृत्व योजना है, फिर महिला शक्ति योजना है, एम्बुलेंस योजना। एम्बुलेंस योजना मतलब आप महिला को, किसी को बच्चा होना है तो वो फ़ोन करती है, एम्बुलेंस आता है, उनको ले जाता है। फिर महिलाओं का लोन योजना है, फिर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है। प्रधानमंत्री जी ने सबको गैस का दिया है, सारी महिलाएं चूल्हे पर, गैस के चूल्हे पर खाना बनाती हैं। फ्री सिलाई मशीन देने का भी योजना है केंद्र सरकार का, कि सारे महिलाओं को फ्री सिलाई मशीन दी जाएगी। फिर जननी सुरक्षा योजना है, उसके बाद स्त्री स्वाभिमान योजना है, फिर विधवा महिलाओं के लिए पेंशन योजना है, फिर गर्भवती महिलाओं के लिए योजना है, प्रधानमंत्री मातृत्व वेदना योजना है। फिर ये देखिए स्वधार गृह, कठिन परिस्थिति में महिलाओं की योजना। ये बड़ा देखिए कितना, ये स्वधार गृह मतलब अगर कोई महिला किसी कठिन परिस्थिति में आ गई है, कोई भी कारण से कुछ हादसा वगैरह हो गया तो उसकी मदद करने का लिए ये योजना केंद्र सरकार की है। फिर महिला शक्ति केंद्र योजना है, जहाँ के महिलाओं को सशक्तिकरण किया जा सके। और परिवारों के लिए महिलाओं के लिए बिजनेस करने के लिए मुद्रा लोन जैसी तमाम योजनाएं, ये 20 योजनाएं केंद्र सरकार की हैं। अब ये समझ लीजिए, ये जो 20 योजनाएं हैं केंद्र सरकार की, आपके घर लोग आके कोई तो दे नहीं देगा, ये लाभ लीजिए। इसकी एक प्रक्रिया है, उसके अफसर हैं। अफसर कहाँ बैठते हैं, किस जिले में बैठते हैं कि वहाँ बैठते हैं, आपको कैसे अप्लाई करना है, कहाँ फॉर्म मिलेगा, कौन क्या क्या उसकी ज़रूरतें हैं, ये सब एक लंबी एक प्रक्रिया है, जिसको कि मैं तो नहीं समझता कि गांव में एक भी आदमी इन योजनाओं के जो प्रक्रिया बनी है, इस जटिल प्रक्रिया को कोई समझ सके। उसके बाद बहुत कर देंगे तो कंप्यूटर पर लोड कर देंगे, कहेंगे कंप्यूटर पर सब उपलब्ध है, और कंप्यूटर पर बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग तो समझ नहीं पाते हैं। तो गांव के लोगों से और महिलाओं को, जो गरीब हैं, जिनके आश्रित हैं, उन अशिक्षित हैं, उन महिलाओं से अपेक्षा आप करते हैं कि इस कार्यक्रमों, इस सभी योजनाओं का वो लाभ उठाएं, कंप्यूटर को इस्तेमाल करें, फार्म भरें और जाके जिले से उनको लाभ लेके चले आएँ। ये आप हमारे देश की, ये हमारे देश की सरकार और केंद्र सरकार इस तरह हमारे देश के महिलाओं को योजना का लाभ देना चाहती है। समझ लीजिए, आप जो मैं कह रहा हूँ आप अच्छी तरह समझते हैं कि योजनाओं का लाभ आपको कितना मिल रहा होगा। ये फिर मैं अभी और विस्तार से फिर चर्चा करूँगी। दूसरी बात है राज्य सरकार की। आ जाइए, राज्य सरकार भी केंद्र सरकार से तो कम है नहीं। अब ये राज्य सरकार की योजनाओं को मैं आपके बारे में चर्चा करूँ। पहली योजना राज्य सरकार की है मुखबिर योजना। मुखबिर योजना मतलब लिंग कोई स्त्री गर्भपात कर रही है तो उसको मुखबिरी कर देंगे तो उनको 1 लाख रुपये इनाम दिया जाता है कि भाई कोई गर्भपात ना करने पा रहा है, तो ताकि इसके डर से महिलाएं गर्भपात नहीं करेंगी, पुत्री होगा। तो अब देखिए, ये एक मुखबिर योजना चली। फिर मदर केयर योजना, ये नवजात शिशुओं के लिए सुरक्षा के लिए है। फिर कन्यादान सामूहिक विवाह योजना, विवाह के लिए गरीबों को और ज़रूरतमंद लड़कियों के लिए सामूहिक विवाह कराया जाता है। फिर भाग्य लक्ष्मी योजना, गरीब परिवार के लड़की को जन्म होने पर कुछ आर्थिक सहायता दी जाती है। फिर यह है कि मुख्यमंत्री मेधावी बालिका शिक्षा संवर्धन योजना। इसमें यह है कि 10वीं अगर कोई पास लड़की कर ली तो उसको मुख्यमंत्री पैसा देते हैं कि भाई आगे की पढ़ाई वो करें। इसके बाद है महिला कौशल विकास केंद्र, तलाकशुदा महिलाओं को साक्षर और आत्मनिर्भर बनाने की योजना। मतलब अगर कोई महिला ये तलाकशुदा है तो उसका कोई आर्थिक स्रोत नहीं है, और तो उसको मदद की जाती है, सरकार की जाती है कि तलाकशुदा महिलाओं की। फिर एक रक्षाबंधन के दिन महिलाओं के लिए सुरक्षित व्यवस्था की गई है कि अपने भाइयों से मिलने के लिए वो जाएं और यात्रा उस दिन फ्री रहेगा बस में। शगुन योजना, ये नवविवाहिता का पति पत्नी नए नए लोग शादी करते हैं तो उनके लिए शगुन योजना दी जाती है सरकार की तरफ से कि अपने वैवाहिक जीवन को आगे बढ़ाएं। एक और योजना है कंगारू केयर योजना। यह है मातृ और शिशु का मृत्यु दर कम करने के लिए, ताकि ये माता की जैसे बच्चा पैदा करती है तो माँ का भी और कंगारू में बच्चे का भी जहाँ खतरे में न हो उसके लिए उनको आर्थिक सहायता दी जाती है। वैसे के साथ ठीक ढंग से उनकी चिकित्सा व्यवस्था हो सके। चौथा है कि सरकारी व्यवस्था है कि अगर कोई भी प्राइवेट कंपनी
महिलाओं को 40% रोजगार देती है, तो उस कंपनी को विशेष सुविधा सरकार के द्वारा प्रदान की जा रही है। फिर एक योजना है आशा ज्योति केंद्र योजना। फिर गरीब मुस्लिम लड़कियों को के लिए भी सामूहिक विवाह की योजना है। अब ये देखिए, अब भाग्य लक्ष्मी योजना एक बड़ी अच्छी योजना है। इसमें यह है कि परिवार में अगर कोई लड़की पैदा होगी तो 50,000 रुपये का उनको एक विकास बांड लड़की को उसी दिन दे दिया जाएगा, पैदाइश के दिन। फिर वो जैसे लड़की 6 साल की हो, कक्षा पास करेगी तो 3,000 रुपया, 8 कक्षा पास करेगी तो 5,000 रुपया, कक्षा 10 में पहुँचेगी तो 7,000 रुपया, 12 में पहुँचेगी तो 8,000 रुपया, और शादी के समय उसके 2 लाख रुपया में। मैं समझता हूँ कि इसमें इस योजना के अंतर्गत तो गांव में पैदा होने वाली हर लड़की आ जाती है, कोई लड़की ऐसी नहीं बची होगी जो इसमें न आवे। तो क्या किसी लड़की को इसे, या ये बड़ा महत्वपूर्ण योजना है, इसलिए मैं अब इसी समय आपसे इस पर चर्चा करूँगा कि क्या आपके गांव में लड़की पैदा हुई तो लोग आके आपकी लड़की के आपके घर में बांट दे गए कि देखिए ये लड़की पैदा हो गई आपके घर में, क्योंकि अब ग्राम प्रधान को व्यवस्था तो है ना, नियम है। क्या होता है अलग छोड़ी कि जैसे लड़की जन्म लिया, आप ग्राम प्रधान को आपने सूचित कर दिया, तो क्या तारीख निश्चित हो गई कि आप इस लड़की इनके घर में पैदा है, तो क्या आपको 51,000 का एक बांड, क्या आपको 50,000 का बांड आपके लड़की के नाम से आकर मिल गया, वो विकास पत्र आपको मिल गया, कीजिए पता करिए। और मैं समझता हूँ कि हर गांव में अगर इस योजना लागू है तो हर गांव में हर साल 10-5 लड़कियों को योजना का मिलता होगा, करीब सभी लड़कियों को ऐसा लाभ होगा, मिला होगा। तो ये पता करिए, देखिए पता लग जाएगा कि कितना मुख्यमंत्री जी ने कितने लोगों लड़कियों को बांट दिया और कितना कल्याण कर दिया लड़कियों का, पता लग जाएगा। ये कम से कम ये योजना तो छिपा नहीं है ना। जिस लड़की की बात चाहिए, चाहे वो 2 महीने की हो, 1 महीने को बेटा पूछ लो उसके पिता से कि भाई तुमको बांड मिल गया क्या, वो एक 50,000 वाला बांड, पता लग जाएगा। आगे की बात ना, जो 50,000 वाला बांड तो मिल जाएगा, मिल गया होगा, पता कर लीजिए। उसके बाद देखिए निराश्रित महिला पेंशन योजना। अब महिलाओं के लिए यह है कि उनको जो विधवा है, निराश्रित विधवा है, उनको 500 रुपये महीने के। खैर ये तो इतना दबाव रहता है कि इसमें इस योजना में कम से कम विधवा और वृद्धा पेंशन, यही योजना तो टूटी फूटी कुछ चलती रहती है। उसमें भी 3-3, 4-4 महीने, 6-6 महीने में पैसा मिलता है। और उसमें जब ये महिलाएं जाती हैं, हमको मालूम है, व्यक्तिगत अनुभव है, तो उसमें जो पैसा जो देता है उसमें आधा 50% कमीशन का देता है। और 6 महीने भी दे देता है कि ज़्यादा अमाउंट है, 500 में क्या काटेगा। तो जैसे 500 रुपये के हिसाब से 6 महीने में 3,000 रुपये हो गए, तो आप जब जाएंगे तो 1,000 रुपये ले लेगा या 1,500 ले लेगा, कुछ तो जगह 1,500 ले ले रहा है, कुछ 1,000 रुपये ले ले रहा है। उसमें भी एक तरह से 200-250 रुपये रेट से ही मिलता है। अब उसके बाद देखिए इसी तरह से जो दहेज में पीड़ित महिलाएं हैं, दहेज के नाते जो महिलाओं का पीड़ित किया गया है, उनके लिए भी है कि 500 रुपया मिले। और एक और योजना है कि दहेज पीड़ित महिलाओं के लिए जो व्यवस्था की गई है कि उनको कानूनी सहायता देने के लिए, मतलब वकील की फीस, मुकदमा दाखिल करने की व्यवस्था, ये सब सरकार द्वारा की जाएगी। क्या इतनी बढ़िया है। और मैं तो कचहरी में देखता हूँ गरीब औरतें भाग भटक रही हैं, कौन उनसे पूछता है कि दहेज पीड़ित तो पूछने वाला नहीं है, तो पैसा उनको कौन देने वाला है। ये तो कितनी सुहानी बात लग रही है ना, कितना सुंदर लग रहा है। वाह, भारत का हमारा प्रदेश, हमारा देश हमारे महिलाओं के लिए कितना चिंतित है कि हर कदम कदम पर उनकी चिंता कर रहा है कि कहीं भी उनको किसी तरह की परेशानी न हो। तो वही मैं कर रहा हूँ, मैंने शुरू में कहा, फिर तो ये भारत अपना भारत ही है, ये तो स्वर्ग जैसा देश है। कुछ भी महिला की टीढ़ी सी पीड़ा हुई, सरकार ने कोई उसकी मदद के लिए खड़ा हो गया। ये है हमारा भारत और ये है मेरा उत्तर प्रदेश। देखिए है तो ये योजनाएं जो मैं बता रहा हूँ ना, केंद्र सरकार जो मैं बताया, ये केवल मैं उदाहरण तो उत्तर प्रदेश का दे रहा हूँ। इसी तरह तमाम राज्य सरकारों ने योजना बना रखी है, और सब जो उत्तर प्रदेश की दशा है सभी की दशा यही है। और लेकिन है योजना, इसलिए मैं जिक्र करता हूँ कि आप जान लीजिए, वाह ये कितनी चिंता हमारे महिलाओं के लिए हमारी सरकार को है, हमारे राज्य सरकार को है, हमारे केंद्र सरकारों को कितनी चिंता। वाह, अपने आप में इतना अगर आप ध्यान सुनेंगे तो आपको लगेगा कि आपको आंसू टपक पड़ेगा, कितनी चिंता करती है मेरी सरकार, मेरी और मेरे और हम जो हैं
ये सरकार के बारे में उतनी चिंता नहीं करते जितना ये हमारे लिए एक एक कदम कदम पर चिंता करता है। वो उदाहरण देख लीजिए, देख कितनी चिंता है उनको। उसके बाद आ जाइए, अपनी सखी आशा ज्योति केंद्र है। उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई महिला बाल सम्मान कोष है। उसके बाद निराश्रित महिलाओं को पेशा योजना है कि उनको रोजगार से महिलाओं को दिलाए। उसके बाद विधवा निराश्रित महिला हेतु सहायक अनुदान योजना है। विधवा महिला उसके लमसम में एक बार उनको सहायता दी जाएगी। फिर है विधवा विवाह पुरस्कार है। कितना ये बढ़िया योजना है कि अगर किसी विधवा से अगर आप शादी करेंगे तो आपको पुरस्कार के रूप में पैसा मिलेगा। ये ताकि विधवा वाले है तो उसको आपको इसलिए है कि उसको जीवन कैसे निर्वाह होगा, तो विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए आपको एक मुफ्त धनराशि देने के लिए। उसके बाद एक स्वाधार योजना है। फिर महिला संघ बनाया गया है महिलाओं की मदद के लिए। नारी अदालत बनाया गया है। संजीवनी केंद्र बनाया गया है। महिला स्वयं सहायता समूह बनाया गया है। और विधवा के पुनर्जन्म विवाह, और जैसे मैंने बोला विधवा के अगर पुनर्जन्म विवाह करती है लेकिन अगर उसकी आयु 35 साल, ये भी हमें समझ में आ रहा है। योजना तो है क्या हम देखिए योजनाओं के बारे में अभी हम कुछ बता नहीं रहे, खाली इन योजनाओं का आपको जिक्र कर देना है कि ये योजनाएं हैं आपकी। तो विधवा पुनर्विवाह जिसकी आयु 35 वर्ष से कम हो तथा दंपत्ति आयकर दाता न हो तो उसको 11,000 रुपये की सहायता मिलेगी। विधवा शादी करती है तो 11,000 रुपये। अब इसके अलावा जो हमारे कानून के उल्लंघन करती हैं बहुत से स्त्रियां किसी ने कारण छोटे मोटे अपराधों में, उसके लिए इन्होंने पूरे प्रदेश में जगह जगह महिला संरक्षण केंद्र कर रहा है, प्रोटेक्टिव होम जिसको कहते हैं। जैसे कोई लड़की मान लिया किसी ने कम आयु में उसको कोई भगा ले गया तो उसको एक अपराध हो गया किसी, तो उसको प्रोटेक्टिव होम में रखा जाता है। अब प्रोटेक्टिव होम के बारे में भी मैं इसमें कुछ नहीं चर्चा करूँगा, आप जाके देख लीजिए प्रोटेक्टिव होमों को क्या हालत है। जो महिला सुरक्षा गृह है, अगर कोई भी अगर सम्मानित महिला 1 घंटे उसमें 1 घंटे या 2 घंटे भी इस देश की सम्मानित महिला वहाँ जो हालात है उसमें नहीं बिता सकती है, वो महिला प्रोटेक्टिव होम वाले प्रदेश में चले। और तमाम कई बार अदालतों ने उसको नोटिस किया गया, उसकी दुरुस्ता देखा, तमाम ऑर्डर किए, लेकिन ढाक के 2 बार फिर वहीं वो पहुँच जाते हैं और वो खुद ही वो अपराध का केंद्र बन जाते हैं। और कितने कितने अपराध होती हैं वो कभी कभी, जैसे अभी जिक्र हुआ कुछ दिन पहले आपको देवरिया में बहुत बड़ा हंगामा हुआ था महिला संरक्षण का, और वो आपको कुछ लोगों को अगर याद होगा तो आप याद कर लीजिए किस तरह से महिलाओं का वहाँ शोषण, बालिकाओं बच्चियों का किस तरह से बच्चियों का वहाँ शोषण यथावत जारी है, निरंतर जारी है। उसके बाद फैक्ट देखिए, ये भी बड़ा लाभदायक योजना बनाई गई है कि श्रमिक कानूनों में तमाम संशोधन किए गए प्रदेश में। तो अब उसमें यह है कि उनके लिए अब महिलाओं को फैक्ट्री में जो काम करती हैं उनके लिए या कहीं व्यवसाय में काम करती हैं तो उनके लिए प्रसूति अवकाश से मतलब जब बच्चा देना हो तो उनको छुट्टी मिलेगी। उसके अलावा जहाँ ये फैक्ट्री वगैरह तमाम है या कार्य क्षेत्र जहाँ काम होता है वहाँ उनके लिए शुद्ध पेयजल की अलग से व्यवस्था हो, उनके लिए पृथक शौचालय हो, उनके लिए महिलाओं के लिए शिशुओं को रहने के लिए शिशु सदन जैसी चीज़ है कि उस व्यवस्था वहाँ हो, और कैंटीन की व्यवस्था हो। कितना सुनने में कितना अच्छा लग रहा है ना कि मैं जब आप कह रहा हूँ तो आपको लग रहा वाह ऐसी योजना हमारे प्रदेश में है, वाह कितना महान हमारा प्रदेश। तो ये योजना है आपके प्रदेश में, प्रदेश की बात कर, कहीं बाहर की बात नहीं कर। फिर एसिड जितनी औरतों में फेंकी जाती है बड़ी अपराध का है, उनके पीड़ित महिलाओं को रोकने के लिए है, और वो पीड़ित महिलाओं को 1-1 लाख रुपए दे के उनको मदद की जाती है। फिर कुपोषण से बचाने के लिए सावरी संकल्प योजना है, और महिलाओं को सामूहिक विवाह की जो योजना जो मैंने अभी चर्चा की थी वो तो आपको लगेगा कि वाह क्या हो रहा है, उसमें कितना सुंदर योजना है। उसमें ये व्यवस्था है कि आपको सामूहिक विवाह में स्त्री को कपड़े दिए जाएंगे, पेटीकोट दिए जाएंगे, बर्तन दिए जाएंगे, और सारी ज़रूरत की चीज़ें दी जाएंगी, और मुफ्त में शादी उनकी होगी, एक पैसा अपना नहीं खर्च करना लगेगा, सरकार की तरफ से चीज़ें दी जाएंगी। और इतना ही नहीं है, अब सरकार की तरफ से उनको स्मार्टफोन भी दिया जाएगा। वाह देखिए, एक जिसके विवाह होंगे उनको स्मार्टफोन दिया जाएगा।
तो ये इस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार की 51 योजना है, ये 31 योजना है। तो मैंने बताया कि केंद्र सरकार की 20 योजना है, उत्तर प्रदेश की 31। उसी तरह हर प्रदेशों में आप जाए, लाडली योजना और कौन सी योजना कैसे, हर प्रदेश में कहीं ना कहीं तमाम योजनाएं इसी तरह सभी की जगह होगा है योजनाएं। तो मतलब समझ लीजिए कि अगर ऑन एवरेज निकाला है तो इस देश में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं सब मिला के 51 योजना, जिसकी जिक्र मैंने की, 51 योजनाएं चल रही हैं महिलाओं के लिए। और भी योजनाएं होंगी, तो मैंने मुख्य योजनाओं से आपके सामने किया। अब ये योजनाएं चलती क्यों हैं, इस गणित को आप समझिए। योजनाएं इसलिए नहीं चलती हैं कि इनको हमको लाभ देना है। जब भी चुनाव आएगा तो ये योजनाओं की घोषणा होगी। वो सरकारें वोट लेना है महिलाओं का, तो उसकी घोषणा की जाएगी और उसकी व्यवस्था की जाएगी। अब घोषणा हुई और चुनाव तक इतनी बार कहा जाएगा ये देंगे ये देंगे ये देंगे, लेकिन जैसे चुनाव खत्म हुआ तो अब आएगा बजट और आएगा नियम। तो ये सारी योजनाओं की ऐसी कि तैसी शुरू कर दी जाती है, क्योंकि सरकार के पास इतना पैसा है नहीं कि ये इन सारी योजनाओं को, जो जितना 51 योजनाओं को अगर दे दे तो और सारा पैसा तो इसी में चला जाएगा। बाकी देश में और चीज़ें और सुविधाएं कहाँ मिलेंगी और लोगों को कैसे मिलेंगे। लेकिन अभी तो खाली महिलाओं को बताया, पुरुषों के लिए है, गरीबों के लिए है, इनके लिए है, उनके लिए है। अभी तो बहुत सारे हैं ना, तो अभी तो एक है चर्चा में। अब ये घोषणा हो गई, चुनाव हो गए, सत्ता में आ गई पार्टियाँ। अब सत्ता में आने के बाद अब इन योजनाओं के नियम ऐसे बनाए जाएंगे कि बड़े बड़े PhD करने वाले भी इन नियमों को नहीं समझ पाएंगे। ये तो नियम बनाने वाले IAS अधिकारी समझते हैं, और जो सचिवालय के जो दलाल होते हैं वो समझते हैं, और ये जो अफसर होते हैं और नेता जिनको मिला के अधिकारी और नेता खाते हैं, यही लोग। अब नेता समझते नहीं, अधिकारी नेताओं को भी समझाते हैं, और कर्मचारी अधिकारी जिनको लूटना है वो अपने ऐसे नियम बनाएंगे। और आप जरा भी एक नियम में अगर एक कागज नहीं है तो आपको दौड़ाएंगे, और दौड़ते रहिए। और बजट भी ऐसा देंगे कि अगर 1 करोड़ का बजट है तो इस एक योजना के लिए 5 लाख रुपया दे देंगे। अब 5 लाख रुपया करोड़ का बजट है और कभी मिलेगा, और वो 5 लाख भी आपको नहीं मिल रहा है, ये जान लीजिए। इस तरह एक योजनाएं बनती हैं और फाइलों में योजनाएं पहुंच जाएंगी। फाइलों में से निकाल पाना इन गांव के सीधे साधे लोगों के जिनके लिए योजनाएं बनी गई असंभव है। पहले तो जानते ही नहीं, जान भी जाएंगे तो उनके बस में कुछ भी नहीं है इन योजनाओं का लाभ लेना। दलाल को पकड़ेंगे तो दलाल जो है उस योजनाओं का हिस्सा लेगा, वो करेगा, और फिर ये उसके बाद नीचे से ऊपर लेना, मतलब एड़ी चोटी भी कर दें तो शायद कभी कुछ योजनाओं का लाभ मिल जाए। और ये है लूट का एक सबसे बड़ा। अब मेरा सवाल है, अब मैंने 51 योजनाओं के बारे में बता दिया। मैं पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को, खास करके, और राज्यों की बात अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, 51 योजनाएं अगर हमारे गांव के महिलाओं में, आपको मालूम है क्या? अगर यही अपने से पूछिए कि आपको मालूम है। फिर दूसरा सवाल है मेरा, क्या आप कितनी योजनाओं का आपको लाभ मिल रहा है? दूसरा सवाल पूछिए। तीसरा सवाल पूछिए, गांव में कितने आपको मान लीजिए नहीं मिला तो और किसको इस योजनाओं का लाभ मिल रहा है, उनको जाके देखिए। और अगर नहीं मिल रहा है, ये तीनों सवाल का जवाब है, तो ये पैसा कहाँ जा रहा है? बना तो आप ही के लिए, तो फिर ये पैसा कहाँ जा रहा है? तो यही मैं कह रहा हूँ कि ये पैसा आपके नाम पर यह लूटा जा रहा है। इतनी बड़ी लूट, मैं तो कहूँगा कि इतनी बड़ी लूट, आप ही का पैसा तो गया नहीं, राज्य सरकार के सरकार में आप ही का पैसा जाता है, हमारा आपका पैसा जाता है। और इसलिए कि हमारे जो देश की गरीब महिलाएं हैं, निराश्रित महिलाएं हैं, परेशान महिलाएं हैं, और जो आगे बढ़ना चाहती हैं, हमारी बच्चियां आगे बढ़ना चाहती हैं, हमारे बच्चियां डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े पदों पर जाना चाहती हैं, अच्छी शिक्षा चाहती हैं, अच्छे संस्कार चाहती हैं, अच्छे माहौल चाहती हैं। एक तो और है रोमियो स्क्वाड, जो कि अगर महिलाओं को कोई छेड़छाड़ी करता है तो वो तुरंत पहुंच जाएगा उनको रोकने के लिए। महिलाओं की सुरक्षा है। अरे और भी है, गुलाबी बस योजना, तो मैंने कुछ योजनाओं को भूल भी गया। गुलाबी बस योजना है जिसमें केवल महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ जगहों पर चलाई जाती है, उसमें केवल महिलाएं को ही उसमें रखा चलेंगी ताकि उनको यह सुरक्षित महसूस ना करें। तो ये सारी योजनाएं, तो अब इन योजनाओं को के अगर आपको लागू तो आपको पता होगा, और नहीं है तो आप इस लूट को समझिए। और जब इस लूट को ख़त्म अगर कोई कर सकता है तो मैं ये कहूँगा कि सिर्फ एक ही व्यवस्था आपके हाथ में,
क्योंकि ये सारी आपको लाभ मिल रहा है ना। तो जब ये जो लाभ आपको मिल रहा है तो आपके गांव में होना चाहिए जानकारी, और जानकारी गांव में होना चाहिए, तो सारी इस प्रक्रिया की जानकारी भी वही होना चाहिए गांव में, और प्रक्रिया का पूरा भी करना चाहिए। और प्रक्रिया को आपको जानना है ना, गांव के जो एक व्यवस्था है गांव सरकार की, उस सरकार की व्यवस्था उसके माध्यम से होना चाहिए। गाँव पंचायत की व्यवस्था जो आज है, ये आपकी योजना है, इसमें आपको लाभ आप तो जैसे कोई योजना आई पता ग्राम पंचायत की कर्तव्य है कि वो तुरंत पता लगा कि भाई इसी में कौन पात्र है, और उनको बुला के आज योजना उनकी आई, कल सबको जो पात्रता है 2-3 दिन में पात्रता तय किया, और फिर उनको योजना का लाभ उनके लाके घर में चेक पहुंचा दिया और या अकाउंट में खत्म कर दिया। इन योजनाओं का लाभ तो 2 दिन में 3 दिन में आपको मिलना है। और ये क्या कि वीडियो के यहाँ जाइए, DPO के यहाँ जाइए, DM के यहाँ जाइए, उनके यहाँ जाइए, बाबू के यहाँ जाइए, फलाना जाइए, ये है, ये आपके विकास संबंधी योजना है। बाकी तो जो आपकी चीज़ें हैं वो अलग है। बाकी आपको गाँव को जो लाभ मिल रहा है और लोगों को किस तरह से माध्यम से मिला हो तो हम अलग अलग चर्चा करें। लेकिन हमारे देश की ग्रामीण महिलाओं का कितना घोर अपमान, कितना उनका शोषण, किस तरह से हमारी ग्रामीण महिलाओं को 75 साल बाद भी किस तरह से राज्य सरकारों ने उनको दयनीय स्थिति में, भीख मांगने की स्थिति में रखा है, कैसे एक एक दिन उनका जीवन किस तरह से काटती हैं, उसका इनको जरा भी न उनके अंदर करुणा है न दया है, और सारे योजनाओं को ये सरकार के नेता और अफसर मिल के लूट रहे हैं। तो इसीलिए हमने ये, ताकि इस श्रृंखला को मैंने इसीलिए शुरू किया, आप समझिए कि किस तरह से आप लूटी जा रहे हैं। जब महिलाओं को इस तरह से ये लूट रहे हैं तो बाकी की बातें करना, अपने देश की महिलाओं की, माताओं की, बहनों की, बूढ़ी माताओं की, विधवाओं की, निराश्रित महिलाओं की के लिए के हक को क्या इस तरह इन जो सबसे कमजोर माने जाएंगे उनको जब ये सरकार नेता और अफसर लूट रहे हैं तो बाकी ये कहने की क्या बात है। तो इसीलिए मैं एक बार पुनः आपको इससे अवगत करा रहा हूँ, ये सब बातें समझिए। कोई रास्ता नहीं है, अफसर और नेता आपको गांव सरकार नहीं बने देंगे। आप ही को जागना होगा, आप ही को उठना होगा, और एक जन आंदोलन के रूप में खड़ा करके गांव सरकार बनाना होगा। और गांव सरकार आएगी तो योजना आपके घर घर, और आपकी योजना आई आपके दरवाजे पर कल पहुंच गई, आपको कुछ करने की जरूरत है। और ये कितनी बड़ी ये विडम्बना इस देश की है। 75 साल भी बाद मैं आपको इस कह रहा हूँ कि महिलाओं का जगह शोषण, मैं समझता हूँ कि किसी अंग्रेजों ने भी महिलाओं का इतना बड़ा शोषण नहीं किया होगा जो हमारी ये सरकार, इसको लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं, जो जनता के द्वारा चुनी गई है, जनता के लिए चुनी गई है, और ख़ास करके जो निराश्रित और कमज़ोर वर्ग के लोगों के लिए चुनी गई है, उनकी ये दशा कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।